नमस्कार, 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं तरन्नुम रिजवी। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरी। नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 174 सदस्यों ने किया मतदान। नए प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए आज पाकिस्तान असेंबली की बैठक। राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण अभियान में आज से जुड़ेगी एक और उपलब्धि। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग आज से निजी अस्पतालों में लगवा सकेंगे एहतियाती टीके। शांतिपूर्वक संपन्न हुआ प्रदेश में विधान परिषद स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की 27 सीटों पर मतदान। 12 अप्रैल को सुबह 8 बजे से होगी मतगणना। और आज है रामनवमी। देश भर में आस्था और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जूनागढ़ में स्थित उमिया माता के मंदिर के 14वें स्थापना दिवस समारोह को करेंगे संबोधित। अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान में देर रात तक चले नाटकीय घटनाक्रम में इमरान खान की सरकार गिर गई। प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्ष की तरफ से पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 174 वोट पड़े। पाक संसद में कुल सांसदों की संख्या 342 है, यानी इमरान खान को फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए 172 वोट हासिल करने थे। लेकिन सदन में वोटिंग के दौरान इमरान खान के समर्थक सांसद मौजूद नहीं रहे। वोटिंग के पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया था। विपक्ष ने PMLN के अयाज शादिब को नया स्पीकर चुना। उन्होंने ही वोटिंग कराई। नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के बीच इमरान खान के सचिव आजम खान सहित कई अन्य अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इमरान की पार्टी PTI के समर्थकों ने नेशनल असेंबली के बाहर प्रदर्शन किया। इससे पहले लाहौर में भी इमरान के समर्थक सड़कों पर उतर आए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इमरान के अलावा फवाद चौधरी और शाह महमूद के खिलाफ भी याचिका दायर की गई है। तीनों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले जाने की मांग की गई है। याचिका पर 11 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन इमरान खान के देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। इस बीच नए प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए आज पाकिस्तान असेंबली की बैठक बुलाई गई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आज से एक और अहम कदम उठाया जाएगा। आज से प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर 18 से 59 वर्ष के पात्र लोगों को कोविड की एहतियाती डोज दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने शनिवार को इस संबंध में नीति निर्धारण करने के लिए राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर प्रिकॉशन डोज के लिए सर्विस चार्ज के रूप में पहले से जारी अधिकतम 150 रुपए का ही भुगतान करना होगा। वहीं एहतियाती खुराक के लिए किसी नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि लाभार्थी पहले से ही कोविड पर रजिस्टर्ड हैं। वहीं एक बार फिर यह स्पष्ट किया गया है कि जो खुराक लाभार्थियों को पहले लगी है वही एहतियाती खुराक के रूप में भी लगाई जाएगी। यानी अगर पहले कोविशील्ड दी गई है तो प्रिकॉशनरी डोज के रूप में कोविशील्ड ही लगेगी, और यदि पहले कोवैक्सीन लगी है तो प्रिकॉशन डोज भी कोवैक्सीन की ही लगाई जाएगी। फिरोजाबाद में कोविड वैक्सीनेशन के लाभ लोग समझ चुके हैं, जिसमें 95% लोग बूस्टर डोज लगवा चुके हैं। वैक्सीनेशन कराए वाले अपनों को पूर्ण सुरक्षित एवं स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स का कहना है कि हम लोगों को सभी के बीच रहना होता है और सभी तरह के लोग हमारे संपर्क में आते हैं, जिससे हम बूस्टर डोज लगवाकर सुरक्षित हैं और डोज लगवाने के बाद किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है। पुलिस विभाग के फ्रंट लाइन वर्कर बूस्टर डोज लगवाकर बहुत खुश हैं और ये लोग समाज के सभी लोगों से वैक्सीनेशन कराने की अपील कर रहे हैं। जहाँ तक बूस्टर डोज है, बूस्टर डोज जो है हेल्थ वर्कर को लगी है, फ्रंटलाइन वर्कर को लगी है, जिसमें फ्रंटलाइन पुलिस है, नगर निगम में, साथ साथ 60+ वालों को लगी है। मैंने अब बूस्टर डोज तक लगवा रखी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है और इससे हमें ये महसूस होता है, अगर मैं मास्क नहीं लगाता हूँ तो मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लगता है कि मैं सेफ हूँ। और वैसे मास्क भी यूज करना चाहिए, और जो कि हम सब लोग करेंगे। और बूस्टर डोज जिन लोगों ने नहीं लगवाई वो लगवाएं, जिससे ये रहता है जैसे बरसात में लोग जैसे होते हैं जो उनको जिसके पास छाता नहीं है उसको भीगने का खतरा रहता है, तो हमने बूस्टर डोज इसलिए लगवाई है कि हम सेफ हैं, छाता की तरह हमारे पास छाता है। कोविड की जो फर्स्ट और सेकंड डोज दी गई है उसकी इम्यूनिटी को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए थर्ड डोज जो कि कोविड बूस्टर डोज के नाम से दी गई है।
हमारी इम्यूनिटी और ज़्यादा बूस्ट हो जाए और कोरोना की बीमारी ना हो, इसलिए उसको लगाया गया है। इसलिए बूस्टर डोज लगवाया क्योंकि यहाँ सब हम लोग साहब हर जगह जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, हमारे यहाँ तमाम लोग मिलने आते हैं। अपनी सुरक्षा की दृष्टि से मैंने बूस्टर डोज लगवाया और सभी से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कोई भी बचे ना, सब लोग अपना टीकाकरण अवश्य करें, बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। मैंने तीनों डोज लगवाई है, फर्स्ट लगवाई, सेकंड लगवाई और बूस्टर डोज भी लगवाई, क्योंकि हम पब्लिक से हमारा कांटेक्ट रहता है। कोविड से बचाव के लिए हमने ये सारी डोजें लगवाई हैं। विधान परिषद में स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की 27 सीटों के लिए कल 98.11% मतदान हुआ। मतदान सभी जगह शांतिपूर्वक रहा। इसके साथ ही कुल 95 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। रायबरेली, प्रतापगढ़, बाराबंकी व सीतापुर में 99% से अधिक वोट पड़े। मतगणना 12 अप्रैल को सुबह 8 बजे से कराई जाएगी। आज प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव राम नवमी है। भगवान श्री राम का जन्म चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर के समय कर्क लग्न में हुआ था। उस समय चंद्रमा पुनर्वत्स नक्षत्र में था तो सूर्य मेष राशि में। राम नवमी के दिन व्रत रखने की भी मान्यता है। साथ ही आज पूजा आरती के बाद हवन करने का भी विधान है। कोरोना महामारी के कारण बीते 2 साल से त्योहार को भव्यता से मनाने से वंचित लोग इस बार त्योहार को धूमधाम से मना रहे हैं। देश भर में रामनवमी पर भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में अयोध्या में पवित्र सरयू नदी में स्नान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के अवसर पर आज दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के जूनागढ़ के गठीला स्थित उमिया माता मंदिर के 14वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। वर्ष 2008 में मंदिर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री द्वारा 2008 में दिए गए सुझावों के आधार पर मंदिर ट्रस्ट ने विभिन्न सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों से संबंधित अपने दायरे का विस्तार किया है, जैसे निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन और आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों के लिए निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाओं का वितरण। उमिया मां को कदवा पाटीदारों की कुलदेवी भी माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा, देशवासियों को राम नवमी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री राम की कृपा से हर किसी को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो। जय श्री राम। गोरखपुर 9 अप्रैल वासंतिक नवरात्र की महाअष्टमी तिथि पर मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने शनिवार रात्रि गोरखनाथ मंदिर स्थित शक्तिपीठ में विधि विधान से मां महागौरी की पूजा अर्चना की। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीठ की परंपरा के अनुसार हवन व आरती के साथ मुख्यमंत्री ने अनुष्ठान पूर्ण किया। आज नवमी तिथि का हवन होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आज देवी स्वरूपा कन्याओं का पांव पखारकर उनका पूजन कर भोजन कराएंगे। वासंतिक नवरात्र के पहले ही दिन से गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में देवी आदिशक्ति भगवती के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना का क्रम जारी है। 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार अपराह्न योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र की अष्टमी तिथि पर रात में आदिशक्ति की विधि विधान से आराधना की। इस दौरान पारंपरिक पूजन, समस्त देवी देवताओं के अभिषेक, सात्विक बलि का अनुष्ठान किया गया। इसके बाद गोरक्ष पीठाधीश्वर ने गोरक्ष पीठ की परंपरा के अनुसार अष्टमी का हवन किया। आरती व प्रसाद वितरण के साथ आराधना पूर्ण हुई। आज अयोध्या में राम जन्मोत्सव की धूम है। मध्यरात्रि से ही श्रद्धालु पावन सलिला सरयू में स्नान करके प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। दोपहर 12 बजे से मंदिरों में राम जन्मोत्सव संपन्न होगा। मेला क्षेत्र में अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। भीड़ के बढ़ते दबाव के चलते सुरक्षा व्यवस्था और चौकस कर दी गई है। दूरदर्शन और आकाशवाणी श्री राम जन्मभूमि और कनक भवन मंदिर से राम जन्मोत्सव का लाइव प्रसारण करेगा।
धर्मनगरी अयोध्या में वासंतिक नवरात्रि के अंतिम दिन और चैत्र राम नवमी पर प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की पावन बेला में ब्रह्म मुहूर्त से ही लाखों श्रद्धालु पावन सलीला सरयू में स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और जोनल सेक्टर में मजिस्ट्रेट में हम लोगों ने बांटा है और मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारी भी रहेंगे और पूरी व्यवस्था रहेगी हम लोग की। और पार्किंग स्थल भी हम लोगों ने इस बार बहुत ज़्यादा चिन्हित किया है और वहाँ पे व्यवस्था रहेगी। वहाँ पे भी आरटीओ डिपार्टमेंट से तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र में पुलिस की व्यवस्था है और पीएस सिस्टम भी है और हर एक जगह खोया पाया केंद्र हम लोगों ने बनाया है और उसमें डीओपीआरडी के लोग भी रहेंगे और पुलिस की ने भी अपना टीम बनाई है और उसमें 12 स्थल अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं और सभी जगह हमारे डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है कि जो भी किसी भी स्थिति को हम लोग बेहतर तरीके से करेंगे। बीती रात से ही काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं मेला क्षेत्र में आने लगे हैं और अब ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। पूरे मेला क्षेत्र को 6 जोन 27 सेक्टर में विभाजित किया गया है और वहाँ पे प्रॉपर डिप्लॉयमेंट की गई है। हमारे जो डिप्लॉयमेंट है सिविल पुलिस का, पीएससी का, उसके अलावा हमारे पास सीएपीएफ जिसमें आरएएफ भी है, उसकी डिप्लॉयमेंट है। नदी तट पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित रहे इसके लिए जल पुलिस, फ्लड पीएससी और एसडीआरएफ की टीमें भी हमारी लगी हैं। चैत्र राम नवमी में भगवान राम का अवतार होता है और ये नवमी तिथि के, इसलिए नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, जादिर राम जन्म श्रुतिका में तीर्थ सकल तहाँ चरिया में। अयोध्या का इतना महत्व है कि जिस दिन राम जन्म होता है उस दिन सारे तीर्थ यहाँ आते हैं, मानव के रूप में आते हैं और अनेक भेषों में आकर के आते हैं। इसलिए सारे तीर्थों का जो पुण्य मिलना चाहिए वो केवल अयोध्या में रामनवमी के भगवान राम के दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। और ये प्रभु राम का जन्म आज ही दिन हुआ है और इसी पावन खुशी के अवसर पे हम लोग अयोध्या में आए हुए हैं दर्शन के लिए और सरजू जी में स्नान किए हैं। बड़ा अच्छा लगा, मन को शांति मिली। सोनभद्र जिले के ग्रामीण एवं नगरीय अंचलों में नवरात्रि के पावन अवसर पर आज 9वें दिन मंदिरों में दर्शन पूजन का क्रम जारी है। कोविड महामारी के बाद पहली बार सामान्य स्थिति होने के कारण श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दर्शन को उमड़ रही है। ज्वाला शक्तिपीठ के प्रधान पुजारी ने बताया कि 4 राज्यों के सीमावर्ती होने के कारण सामान्यतया भी यहां भीड़ काफी होती है, लेकिन इस बार ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए प्रशासन और मंदिर की ओर से पूरा प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि भीड़ को ध्यान में रखते हुए दर्शन के लिए सुबह 4 बजे से ही मंदिर खोल दिए जा रहे हैं, जिससे लोगों को आसानी से दर्शन प्राप्त हो सकें। दर्शनार्थियों का मानना है कि लंबे समय के बाद सामान्य स्थिति में दर्शन का अवसर प्राप्त हो रहा है, इसलिए काफी उत्साहित हैं। देवी देवताओं का तो जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है और इसकी हमारी क्षमता नहीं है कि इसका मैं वर्णन करूं। लेकिन जो मेरे कार्यकाल में जो देखने को मिला कि जो कि यहाँ की जो मान्यताएं, हर मंदिर की अपनी अपनी एक अलग अलग मान्यताएं होती हैं। यहाँ की मान्यताएं एक पेड़ की है कि नीम के में माता रानी का वास माना जाता है और उस नीम के पौधे की यह विशेषता है कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक कोई भी महीना हो उसमें कहीं न कहीं फल और फूल देखने को मिलता है। नीचे से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि उसमें जान नहीं है, लेकिन ऊपर में उसकी बचपना झलकती है। हम 15वीं पीढ़ी पे अपने पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी होते चले आ रहे हैं, लेकिन मेरी 15वीं पीढ़ी जो पहली बताई वह भी उस पेड़ को वैसे ही बताई, उसका कोई बचपना नहीं जानता। सोनभद्र का ये अंचल और माँ का ये सिद्धपीठ, ये पूरे जिले को नहीं बल्कि अंचल को, सिंगरौली, मध्य प्रदेश, सबको अपने में समेटे हैं। सबको इनका आशीर्वाद प्राप्त है और ये हम लोगों के बचपन के पहले से हमने अपने बाप दादा से सुना माँ ज्वाला मुखी के विषय में, और हम जब जानकार हुए पैदा होने के बाद तब से लगातार आते रहे हैं और इसी रूप में माँ को यहाँ देखा है और सभी लोग यहाँ अपनी मन मांगी मुराद प्राप्त करते रहे हैं। ये ज्वालामुखी माँ का मंदिर है जो शक्तिनगर में बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक देश के 11 करोड़ 30 लाख किसानों के खाते में कुल 1 करोड़ 82 लाख रुपए सीधे पहुंचे हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि की इस नई उपलब्धि पर पीएम मोदी ने देश के किसानों को मजबूत करने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि हमारे किसान भाई बहनों पर देश को गर्व है। ये जितना सशक्त होंगे, नया भारत उतना ही समृद्ध होगा। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं। अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची। गौरीगंज में एमएलसी चुनाव में मतदान किया। रायबरेली जिले के सलोन तहसील के विभिन्न गांवों के कार्यक्रमों में पहुंची स्मृति ईरानी गढ़ी इस्लाम नगर में कन्या पूजन कर कन्याओं का आशीर्वाद लिया। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार अमेठी आई स्मृति ईरानी ने कहा कि स्वर्गीय विधायक दल बहादुर कोरी के बेटे अशोक कोरी के लिए हमने अपील की थी, उन्हें सेवा करने का अवसर दें। जनता ने मेरी इस अपील को स्वीकारते हुए अशोक को विधानसभा पहुंचाया। इसके लिए मैं आप जनता का आभार व्यक्त करती हूं। आप सबने हमारे दल बहादुर कोरी जी जो दिवंगत हुए उनके बेटे को आशीर्वाद दिया। आप जानते हैं कि दल बहादुर कोरी जी ने अपने प्राणों को त्यागा, उनको कोविड का फिर भी क्षेत्र की वो सेवा करते रहे। मैंने सबसे आग्रह किया था कि एक बार आप लोग दल बहादुर कोरी जी के बेटे को स्वीकार करें सेवक के रूप में। आपने स्वीकार किया, उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। बाराबंकी पुलिस ने सपा के गोसाईगंज अयोध्या के विधायक अभय सिंह समेत 4 लोगों को नामजद करते हुए कुछ अज्ञात लोगों पर लूट और रंगदारी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंजीनियर और प्रोजेक्टर मैनेजर के अलग अलग तहरीर पर 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर नामजदों की गिरफ्तारी भी की है। बाराबंकी दरियाबाद रेल पथ पर सफदरगंज, सैयद खानपुर और दरियाबाद रेलवे स्टेशन के निर्माण का ठेका विभाग ने बंगलुरु की एक फर्म को दिया है। इस फर्म के इंजीनियर विमान दास ने राम सनेही घाट थाने में रंगदारी मांगने को दी गई तहरीर दी है। इस तहरीर पर पुलिस ने रंगदारी मांगने, रुपया लूटने के साथ जान से मारने की धमकी देने का अभियोग सपा विधायक अभय सिंह विक्रम उर्फ बबलू खान सुरेंद्र कालिया के खिलाफ दर्ज किया है। वहीं सैयद खानपुर रेलवे स्टेशन पर काम करने वाली फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर भार्गव राम की तहरीर पर रंगदारी का दूसरा मुकदमा भी लिखा गया। बाराबंकी के एसपी मनोज पांडे ने बताया कि रेलवे के ठेकेदारों की शिकायत पर रंगदारी के 2 केस राम सनेही घाट कोतवाली में दर्ज किए गए हैं। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। केस में विधायक अभय सिंह का नाम सामने आया है, जांच जारी है। जनपद बाराबंकी के थाना दरियाबाद क्षेत्र में रेलवे से संबंधित कुछ ठेके पर निर्माण काम हो रहा है और इनका एक ऑफिस थाना राम सनेही घाट में भी स्थित है। वादी ने बताया कि कुछ बाहरी लोग साइट पर भी और ऑफिस में भी आकर पैसे की डिमांड करते, इन्हें परेशान करते हैं। वादी की तहरीर के आधार पर उचित एवं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 2 आरोपियों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा चुका है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। विवेचना प्रचलित है। विवेचना से जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भारत की प्रथम रीजनल रेल दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के मेरठ भैंसाली स्टेशन के भूमिगत मार्ग की खुदाई के कार्य का शुभारंभ सांसद राजेंद्र अग्रवाल, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर और कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने किया। भारत सरकार का रैपिड रेल ड्रीम प्रोजेक्ट है। दिल्ली मेरठ जाने वाली रैपिड रेल सिर्फ 60 मिनट में आपको दिल्ली पहुंचा देगी। ये ट्रेन पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। ये ट्रेन मेट्रो रेल का मिक्सचर है। मेरठ के भैंसाली स्टेशन के भूमिगत मार्ग की जल जीवन मिशन के शुभारंभ अवसर पर सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि कोरोना काल में भी रैपिड का कार्य बहुत तेजी से चला है। इसे देखते हुए लगता है कि 24 की जगह 2023 में रैपिड रेल दौड़ने लगेगी और मेरठ से दिल्ली के लिए उद्योग के नए रास्ते खुलेंगे और विकास की गंगा बहेगी। वहीं इस अवसर पर ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि मेरठ भी प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। रैपिड रेल आने से निश्चय ही उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। हमारे लोकप्रिय सांसद
आदरणीय श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, जिनके कारण मेरठ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है। आप देख रहे हैं कि 2017 के बाद जिस तेजी के साथ मेरठ आगे बढ़ा है, माननीय सांसद जी ने चाहे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे हो, हम लोग रैपिड की बात करें तो देख रहे हैं कि चारों तरफ मेरठ का विकास हो रहा है। और पार्टी के मेरठ के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं अपनी केंद्र सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा। 2024 तक हर ग्रामीण घर को नल से जोड़ना और नल के माध्यम से स्वच्छ जल पहुंचाने के लक्ष्य के साथ जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय इसकी व्यापक कार्य योजना बना रहा है। योजना के संचालन में राज्य से लेकर जिला और ग्रामीण स्तर तक व्यापक समग्र योजनाएं शामिल की गई हैं, जिसकी निगरानी को लेकर बेहतर प्रबंध व्यवस्था भी बनाई गई है। जल जीवन मिशन के लक्ष्य के तहत सभी घरों, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों, आश्रम, शालाओं में 2024 तक नल से स्वच्छ पेयजल की पहुंच हो, इसके लिए योजनाओं, उनके अनुपालन और प्रगति की समीक्षा के लिए वार्षिक कार्य योजना बैठक, मध्यम वार्षिक समीक्षा बैठक और राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के साथ बैठक आयोजित की जाती है। योजना के तहत उठ रहे नए मुद्दों को समझने और जल जीवन मिशन के कार्य को तेज करने के उद्देश्य से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में बेंगलुरु, गुवाहाटी और कोलकाता में 3 क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। चौथा क्षेत्रीय सम्मेलन जयपुर में हुआ, जिसमें कुल 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया। भारत सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने का प्रयास कर रही है। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की जब शुरुआत हुई थी तो 18.93 करोड़ ग्रामीण घरों में से 3.23 करोड़ यानी 17% घरों में ही नल से जल पहुंचा था। 4 अप्रैल 2022 तक कुल 19.32 करोड़ ग्रामीण घरों में से 9.38 करोड़ यानी कि 48.56% ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंच रहा है। हर राज्य ने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। 2020 में गोवा पहला राज्य था जिसने ग्रामीण घरों में जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंचाया। 2021 तक 2 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने लक्ष्य को पूरा किया। 2022 में 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने जल जीवन मिशन को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। 9 राज्यों ने 2023 और 8 राज्यों ने 2024 तक लक्ष्य रखा है। धनराशि प्रदान करने के साथ ही केंद्र सरकार के स्तर पर जल जीवन मिशन से जुड़े किसी भी तरह के विषय को सुलझाने, कार्य प्रगति को बढ़ाने के लिए कार्यशालाओं, सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। तकनीकी हस्तांतरण और योजनाओं का प्रबंधन जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली और जल जीवन मिशन डैशबोर्ड के जरिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन का भी प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य यूपी को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का है। इसी के तहत प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने के लिए लखनऊ में एक भव्य ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन करने और यूपी की एक नई औद्योगिक नीति तैयार करने का फैसला किया गया है। मौजूदा औद्योगिक नीति में दी गई रियायतों की अवधि जुलाई 2022 में खत्म हो रही है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू कर सभी मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों और इंफ्रास्ट्रक्चर का नवीनीकरण किया जाएगा। ओडीओपी योजना के हर जिले के एक उत्पाद को पहचान देते हुए 25 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 5 वर्षों में निर्यात एवं रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को दोगुना किया जाएगा। प्रदेश में 5 विश्व स्तरीय एग्जीबिशन और आधुनिक कन्वेंशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सभी एक्सप्रेसवे के निकट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। हर जिले में लैंड बैंक बनेगा। राज्य में 3 डेटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे। आत्मनिर्भर युवा स्टार्टअप मिशन बनाकर 10 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए स्टार्टअप रैंकिंग में यूपी को नंबर 1 बनाया जाएगा। अगले 5 वर्षों में यूपी को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाकर 5 लाख रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे और हर मंडल में आईटी पार्क की स्थापना की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले देश भर के लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में एक योग शिविर का आयोजन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और सोम प्रकाश ने योग शिविर में भाग लिया। अनुप्रिया पटेल ने कार्यक्रम में अपने संबोधन में योग को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसके महत्व से आज हम में से कोई भी अपरिचित नहीं है। हम सभी के परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योग को दुनिया के चिंतन के केंद्र में लाने का काम किया है। इस बार आजादी के अमृत काल में एक नए किस्म का आयोजन किया जा रहा है। आयुष मंत्रालय ने 100 दिन के एक कार्यक्रम की रचना की है और इस 100 दिन के कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश भर में 100 ऐसी आइकॉनिक साइट्स हैं जहां पर हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रचार प्रसार के संबंधित कार्य करेंगे और योग के पूरे इस कार्यक्रम का आयोजन भी करेंगे। भारतीय रेल द्वारा पूरे भारतवर्ष के 19 स्टेशनों पर पारंपरिक शिल्प एवं लघु उद्यमों के संरक्षण तथा उनमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन हेतु एक स्टेशन एक उत्पाद पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत मुरादाबाद मंडल के मुरादाबाद स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद के स्टॉल की शुरुआत कल मंडल रेल प्रबंधक अजय नंदन ने की। डीआरएम ने बताया कि मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से विश्वविख्यात है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर पीतल की कलाकृतियों को स्टॉल पर सुसज्जित कर लगाने से स्टेशन पर आने वाले देशी और विदेशी यात्रियों को मुरादाबाद की शिल्प कला तथा कलाकृतियों को जानने का मौका मिलेगा तथा मुरादाबाद की विशेष पीतल की कलाकृतियों का विश्व भर में प्रचार प्रसार होगा। हमारी केंद्र सरकार का जो कार्यक्रम है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, उस वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत यह 15 दिन का यह पहला फेज है जिसमें 15 दिन के लिए यह स्टॉल लगाया गया है, जहां मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जो फेमस है, पीतल की जो इंडस्ट्री है उसके कारीगरों को, लघु उद्यमों को और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, इनमें से किसी भी एलिजिबल एक पार्टी को स्टॉल लगाने की 15 दिन की इजाज़त दी जानी है टोकन फीस पर। उसी प्रोग्राम के तहत ये आज पहला स्टॉल आज से शुरू हो रहा है जो अगले 15 दिन तक ये स्टॉल रहेगा। इसके बाद ये एक बार और लगाने के लिए 15 दिन के लिए भी हम लोगों ने, अगले 15 दिन के लिए भी आवेदन हम लोगों ने मांगे हुए हैं जो अगले सप्ताह तक हमारे पास आते हैं तो उनमें फिर हमें निर्णय लेना है कि अगला 15 दिन और किसी और को स्टॉल लगाने की दी जाए। ये यहाँ का सबसे फेमस ब्रास मटेरियल अपना इनका प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, रीजनेबल रेट भी है यहाँ का, सारे चीज़ वन स्टॉप अवेलेबल है यहाँ पे। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। नमस्कार, 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं तरन्नुम रिजवी। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस।